हमने पहली बार हिम्मत करी थी पॉलिटिक्स इनके संग मिलकर सर्वे करने की और एकदम फ्लॉप हो गए हम। पता नहीं आपके सर्वे सालों तक कैसे ठीक निकलते रहते थे। लेकिन योगेश जी, पूरी उम्मीद थी आपकी बातों से, आपके किसान आंदोलन से, आपकी चेतना से, आप जो बातें करते थे, जो मुद्दे उठाते थे, लखीमपुर में आके जो बात आप कहते थे लोगों की नाराजगी है, वो नाराजगी कहाँ चली गई? भारतीय जनता पार्टी का ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये जो रिकॉर्ड विक्ट्री दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, तो ये आपकी जो बातें थी वो झूठी थी या कुछ और था जिसको कोई समझ ही नहीं पाया? संजय भाई, राजनीति में हमें दो चीजों में अंतर करना चाहिए। एक तो ये कि जमीनी हकीकत क्या है, माने वास्तव में मुद्दे क्या है, और दूसरा जनता की निगाह में क्या है। ये दो अलग चीजें रहती हैं। अगर कोई भी आपको बताए कि पिछले एक साल कोई एक ऐसा दुनिया में देश है जहां एक साल पहले नदी में लाशें बह रही थी, जहां पे इतना बेरोजगारी है, जहां इतनी महंगाई है, जहां जनता ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल की कमी से मरी, और वहां रूलिंग पार्टी दोबारा जीत गई, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना भाई क्या हुआ गड़बड़। आप सोचेंगे भाई कोई जादू टोना किया है, या कोई दूसरा चमत्कार कर दिया था, या कि कोई विकल्प था ही नहीं। मैं समझता हूं यही सवाल हमें आज पूछने चाहिए, और इसे ईमानदारी से पूछना चाहिए। जिन दो निष्कर्षों से हमें बचना चाहिए वो ये। पहला निष्कर्ष तो ये कि भाई अगर ये सब करने के बाद कोई पार्टी जीती है तो जरूर कुछ हेराफेरी होगी, जरूर कोई ईवीएम में गड़बड़ी की होगी, इत्यादि इत्यादि। मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरा गलत निष्कर्ष ये होगा कि अगर जीत गए हैं तो जरूर अच्छा काम किया होगा, अच्छी सरकार चलाई होगी। ये निष्कर्ष भी उतना ही झूठा है। मेरे समझ से देखिए, जब हम बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, मैं बार बार ये बता रहा था कि मुद्दे वास्तव में क्या है, सरकार की परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन क्या वो मुद्दे आम जनता तक पहुंच रहे थे? क्या आम जनता उनके साथ जुड़ रही थी? ये बिल्कुल एक अलग सवाल है, और मुझे लगता है कि ये इस बात पर हम लोगों को साफगोई से विचार करना चाहिए कि आम जनता के साथ जुड़ने में जो गैर भाजपाई दल रहे, पूरा विपक्ष रहा, वो काफी असमर्थ रहा। समाजवादी पार्टी ने कई अच्छे काम किए इस इलेक्शन में, कई समझदारी के काम किए। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो बुरा नहीं था। उन्होंने कम यादव और कम मुसलमानों को टिकट दिया, बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने कांग्रेस से समझौता नहीं किया, ये भी समझदारी थी। जो छोटे दलों से समझौता किया वो भी समझदारी थी। लेकिन चुनाव की सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कि आप जनता के पास एक सार्थक विकल्प पेश करें, आप जनता को एक उम्मीद जगाएं, आप जनता को भरोसा दिलाएं कि भाई ये आ जाएंगे तो स्थिति कम से कम जैसी आज है उससे बेहतर हो जाएगी। मुझे नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाई। ज्यादातर उत्साह जो हमें दिखता था वो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर का उत्साह था। जब भी उन दिनों जब हम प्रचार भी कर रहे थे, जब जब मुझे मौका मिला जमीन पे घूमने का, जाहिर है वो समय नहीं था कि मैं उन सब चीजों को के बारे में बोलूं, सार्वजनिक रूप से बयान दूं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला, बार बार मैंने देखा और अपने साथियों को आगाह किया कि हम जो बातें कह रहे हैं वो नीचे नहीं पहुंच रही है। इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि साधारण बात आप कहिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना लाभार्थी, ये जो राशन दिया लोगों को, ये बात हर व्यक्ति तक पहुंची थी। गांव में साधारण गांव की अनपढ़ औरत से भी आप पूछ लेते, वो भी बता देती जी कि राशन तो मिला था, हाँ जी उस पर फोटो थी इनकी, मोदी जी की, योगी जी की। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की पार्टी ने क्या अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था। उनके समर्थकों से पूछ लीजिए कि क्या कहा था, उन्हें पता नहीं था। उत्तर प्रदेश की किसी भी होर्डिंग में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का मैसेज स्पष्ट होता था। वो अच्छा था बुरा था वो हमारी राय है, मेरी राय बहुत बुरा था, लेकिन उनका मैसेज स्पष्ट था। समाजवादी पार्टी का क्या मैसेज था पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा ध्यान अपने परंपरागत वोट के बाहर लगाया, यानी कि अगड़ों के जो उसका वोट बैंक है उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान लगाया। मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक के बाहर जितना ध्यान देना चाहिए था, यानी कि जो अति पिछड़ा समुदाय है, गैर यादव पिछड़ा जो है, और गैर जाटव दलित जो है, उस पर जिस तरह का काम होना चाहिए था। और आखिरी 1.5 महीने की बात मैं नहीं कर रहा, आखिरी 1.5 महीने में उन्होंने अच्छा कैंपेन चलाया, लेकिन चुनाव
आखिरी 1.5 महीने में नहीं लड़ा जाता है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात जा रहे हैं, 2 दिन कार्यकर्ता सम्मेलन को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि वो अपना गुजरात का कैंपेन कल शुरू कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना उत्तर प्रदेश का कैंपेन कब शुरू किया? मैं समझता हूं इन सवालों को हम पूछेंगे तो शायद ये दुखद निष्कर्ष होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही ये चुनाव इतना एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो चुका था कि अपनी तमाम कोशिश के बावजूद उसको रिकवर करना लगभग असंभव था। योगेश जी, चलिए ये बात तो मैंने मान ली कि अखिलेश यादव इतना मैसेज नहीं दे पाए, लेकिन आप लोगों ने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैसेज पूरा दे दिया था। किसान यूनियन ने पूरा कह दिया था कि वोट बीजेपी के खिलाफ होगा। तो क्या माना जाए कि किसान यूनियन का फर्क नहीं पड़ रहा था? क्यों क्यों नहीं इतना बड़ा मैंडेट के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ पाया? संजय जी, इस वक्त मेरे पास तमाम सीटों के, तमाम क्षेत्रों के वोट का रुझान नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप जरूर देखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के वोट और सीट पे क्या असर पड़ा, और रुहेलखंड जो दूसरा इलाका था, इन 2 इलाकों में ज्यादा असर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं या घटी हैं? उनका वोट प्रतिशत बाकी क्षेत्रों की तुलना में घटा है या बढ़ा है? मेरा विचार है, मेरा ऐसा अनुमान है, सीटों को देख, नक्शे पे देख के अनुमान लगा रहा हूं कि उनको नुकसान हुआ है यहाँ पे। और देखिए, चुनाव किसान आंदोलन की भूमिका एक सीमित भूमिका है। एक दूसरी चैनल पे मैंने कहा, जो आपको क्रिकेट का मुहावरा पसंद है तो मैं कह दूं, किसान आंदोलन की भूमिका केवल विकेट बनाने की थी, पिच बनाने की थी। उसके ऊपर बॉलिंग और बैटिंग करना हमारा काम नहीं था। तो पिच हमने बनाई, हमने अपनी तरफ से हैवी रोलर चलाया ताकि पेस बॉलर्स को मदद मिले, लेकिन बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी। जो उन्हें आउट करने का काम पिच का नहीं है, किसान आंदोलन का उतना काम था, और उससे मेरे ख्याल से कुछ फर्क पड़ा। लेकिन अंततः जैसे मैंने कहा, योगी जी को आउट करने की बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी, उनके बदले में बॉलिंग बैटिंग हमें तो करनी नहीं थी। और हमारे जिन साथियों ने पंजाब में बैटिंग करने की कोशिश की, उनका क्या हश्र हुआ वो आपने देख ही लिया। पंजाब में आपने भी एक कमेंट किया था कुमार विश्वास के साथ में, और आपके तो सहयोगी रहे हैं। पंजाब में इतनी जबरदस्त विक्ट्री की आपको उम्मीद थी आम आदमी पार्टी के लिए? पंजाब में जो मैंने कमेंट किया था, आपको मैं फिर याद दिला दूं क्या कहा था क्या नहीं। ये जो अरविंद केजरीवाल को आखिरी दिन खालिस्तानी साबित करने का प्रचार हुआ था, मैंने उससे अपने आप को अलग कर लिया था। मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के जुबान पर भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें खालिस्तानी वगैरह बताना, मैं इस चीजों में कोई विश्वास नहीं करता। ये आखिरी मिनट 72 घंटे पहले किसी नेता के बारे में अचानक कोई सनसनीखेज खबर लाके उसको डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश होती है, आम जनता उसके साथ नहीं जाती। और जो खबर चुनाव के दौरान आ रही थी, अंत तक बिल्कुल स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और आपको ध्यान होगा, एग्जिट पोल आते ही मैंने तो उनको ऑफिशियल बधाई लिख भी दी थी, स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कम से कम और कोई निष्कर्ष निकले ना निकले, पंजाब का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हें बधाई है। लेकिन उसके साथ में चुनौतियां हैं जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, अब उसे, क्योंकि वहां जनता के मन में बहुत गुस्सा है, वहां की तमाम जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके प्रति गुस्सा है। उस गुस्से के कारण आम आदमी पार्टी जीती है। अब आम आदमी पार्टी को साबित करना होगा कि वो सचमुच गवर्नेंस में दूसरों से अलग है। चुनौती ये है कि दिल्ली में पैसा बहुतायत में है, पंजाब में पैसा बहुत कम है, पंजाब में कर्ज है सरकार के ऊपर। चुनौती ये है कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और आम आदमी पार्टी की राजनीति अब तक खेती किसानी गांव को ज्यादा समझने वाली राजनीति रही नहीं है। चुनौती ये भी है कि ये अल्पसंख्यक का प्रदेश है, और अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की सॉफ्ट लाइन पे चलने की कोशिश करती है तो पंजाब को कैसे स्वीकार होगी। और चुनौती ये भी है कि पंजाब ने दिल्ली दरबार को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अगर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली दरबार की राजनीति फिर चलाती है वहां पे, तो पंजाबी किस हद तक इसको स्वीकार करेंगे। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इन चुनौतियों पे खरी उतरेगी, और पंजाब की जनता ने जो खुले मन से उसको एक मौका दिया है, उस मौके के साथ न्याय कर पाएगी। योगेश जी, दो आप केंद्र के विरोध में रहते हैं, केंद्र की नीतियों के विरोध में रहते हैं। दो बड़े नेता जिन्होंने केंद्र के विरोध में अपनी सशक्त हाजिरी दर्ज कराई है, एक ममता बनर्जी है और अब कम से कम दूसरे अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उन्होंने जो जीत है वो बीजेपी को
कहीं ज्यादा परेशान करती है। आप भी जानते हैं कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ना ज्यादा बीजेपी को परेशान करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो सब कर लेते हैं जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो क्या आप एक ऐसा फोरम जिसमें विपक्ष मजबूत हो, उसमें क्या आप आगे चल के फिर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर दिखाई देने की संभावना है आपकी? हम कहाँ खड़े होंगे ये इस देश का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। इतनी गलतफहमी मुझे नहीं है कि सारा देश हमारे को देख रहा है। सवाल ये है कि ये लोग खुद कहाँ खड़े होंगे। दिक्कत वही है जो आपने खुद जिक्र किया कि जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो उसी राजनीति के कुछ हिस्से को की नकल कर रहे हैं। लोकतंत्र के मामले में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से कितनी भिन्न है स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे भी उसी तरह की चीजें होती हैं। लोकतंत्र, अभी चुनाव हुए हैं जो कुछ आपने देखा होगा, तो लोकतंत्र के मामले में क्या तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से कितनी भिन्न है स्पष्ट नहीं है। और सेकुलरिज्म के सवाल पे आम आदमी पार्टी बीजेपी से कितनी भिन्न है, मोदी जी से कितनी भिन्न है, वो भी स्पष्ट नहीं होता। वो भी वही काम कर रहे हैं तमाम, और बाकी सब मंदिर वगैरह जाना चलिए छोड़िए, वो हर एक की व्यक्तिगत आस्था का मामला है। लेकिन दंगे के समय आप जो लोग पिट रहे हैं उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपना वोट की कैलकुलेशन कर रहे हैं और उत्तराखंड को देवभूमि बनाने का वायदा कर रहे हैं, और ये सब है। तो ये राजनीति किस दिशा में जाएगी आप देख लीजिए। तो इस देश को बीजेपी की राजनीति की नकल करने वाले विकल्प नहीं चाहिए। इस देश को ऐसा विकल्प चाहिए जो कि बुनियादी रूप से उस राजनीति से अलग हो। अगर उसे कांग्रेस स्पेस कहा जाए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस स्पेस की बात कर रहा हूं, जो कि इस देश की आजादी के आंदोलन के मूल्यों से बना था। वो स्पेस कैसे बड़ा हो सकता है, वो स्पेस कैसे गहरा हो सकता है, उसकी चुनौती आज है, और आज के परिणाम से वो चुनौती और ज्यादा गहरी होती है। 2024 में इस देश को क्या सार्थक विकल्प मिल सकता है, इसकी चुनौती आज के निर्णय से पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती है। लेकिन आपके पैनल में और तमाम लोग बैठे हैं जो मुझसे बेहतर इस बात को कह सकते हैं। मैं श्रवण जी को भी देख रहा हूं, दूसरे वरिष्ठ साथियों को भी देख रहा हूं जो इस पर मुझसे बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मेरी मोटी राय यही है कि आज के इस चुनाव परिणाम से 2024 का रास्ता और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। देश को बचाने की जो चुनौती इस वक्त है, गणतंत्र को बचाने की जो चुनौती है, वो और ज्यादा गहरी होती है। और जो लोग इस देश को बचाना चाहते हैं उन्हें कमर कस के कल से काम पे लगना पड़ेगा।